What's about your study? सारे बच्चे नहीं देखते हैं वीडियो को, कुछ एक बच्चे ही पढ़ रहे हैं। सभी को कि इंडिविजुअल मार्कशीट बनेगी +2 में, पढ़ लिया करो। इससे लास्ट वीडियो के अंदर जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो यूनिट पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की 2 टाइप बनाई थी, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो चल रहा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट कर लिए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ के ऊपर। फिर हम कर रहे थे फैराडे लॉ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फैराडे लॉ का कुछ के बारे में कुछ बताया था। तो फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, अब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसमें क्या हो रहा है, हम चार्ज दे रहे हैं, हम करंट दे रहे हैं, और करंट या चार्ज के हाथ से क्या हो रहा है, वेट सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है। कोई गैस बन रही है, कोई मेटल प्रोड्यूस हो रही है, सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस की अमाउंट प्रोड्यूस हो रही है, सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। तो फैराडे ने क्या किया था, फैराडे ने रिलेशनशिप लगाई थी किस किस के बीच में, जो वेट डिपॉजिट हो रहा है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का कैथोड और एनोड के ऊपर, और जो चार्ज वो दे रहा है उसके बीच में। तो उसने क्या किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने, जैसे उसने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट भरा और उसमें उसने चार्ज देना स्टार्ट कर दिया, उसने जो वेट डिपॉजिट आया वो निकाल लिया। फिर उसने क्या किया, अगले एक्सपेरिमेंट में ज़्यादा चार्ज दिया। अब ज़्यादा चार्ज दिया तो अगले एक्सपेरिमेंट में जो वेट डिपॉजिट हुआ वो ज़्यादा हो गया। तो इसने क्या रिजल्ट फाइंड आउट किया, जितना ज़्यादा चार्ज देगा ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किसी भी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस करते दौरान, जितना चार्ज ज़्यादा देगा, जितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा देगा, उतना ही वेट ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है। तो इसी से इसने अपना क्या दिया, फैराडे फर्स्ट लॉ दिया, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने आपको करवा दिया था, फॉर्मूले भी मैंने करवा दिए थे, एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। वैसे फैराडे के न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमें फॉर्मूले याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, इक्वेशन अच्छे से लिखनी आनी चाहिए, और जो भी इक्वेशन आप लिख रहे हो, ऑक्सीडेशन हाफ इक्वेशन या रिडक्शन हाफ इक्वेशन, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रॉन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो अच्छे से आना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं या गेन, वो बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। तो हम यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। तो एक बार हम फैराडे लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और फॉर्मूले दोबारा से लेते हैं। तो आज हम फैराडे लॉ के बेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स ही सोल्व करेंगे आज के लेक्चर में, ताकि आपको फैराडे लॉ जो है उसके वो जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो न्यूमेरिकल्स का लेवल लो से हाई लेके चलेंगे हम, जो नीट जेई के अंदर आते हैं वो भी न्यूमेरिकल हम लेंगे, पहले हम इजी लेंगे। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, क्या कहा इसने, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड और अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। क्या वो क्या है, चार्ज या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। W क्या है, वेट डिपॉजिट हो रहा है, जो वेट डिपॉजिट हो रहा है कैथोड या एनोड के ऊपर, जो भी वेट डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना हम चार्ज पास करते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर इसने एक कांस्टेंट लगाया Z इनटू क्या हो, Z को इसने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करोगे, ये इसका नाम क्या है इस कांस्टेंट का, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन करोगे, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम 1 कूलम्ब चार्ज दें तो जो वेट डिपॉजिट होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। क्या को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी भी लिख सकते हैं, करंट इंटू टाइम। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। अगर I हम 1 एम्पियर ले लें और टाइम हम 1 सेकेंड ले लें, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 कूलम्ब ही होगा। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो। इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट
is the weight deposit by passing 1 coulomb charge in solution of any electrolyte। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से जो वेट डिपॉजिट होगा उस सब्सटेंस का, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, या यहां से भी कह सकते हो तुम, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द वेट डिपॉजिट बाय पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए जो पास करोगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग आएगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, निकल नाइट्रेट, सब में अगर हम सेम करंट पास करें 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए या 1 कूलम्ब चार्ज पास करें तो सेम वेट डिपॉजिट होगा, अलग अलग वेट डिपॉजिट होगा। इसलिए जो Z की वैल्यू होती है वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग आते हैं, मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद हम कुछ फॉर्मूले ऐसे ड्राइव करेंगे इसी इक्वेशन से, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देते हैं। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, वन इक्विवेलेंट ऑफ वन रिएक्टेंट react with one equivalent of another reactant to form one equivalent of product। सभी रिएक्टर्स के एक एक इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और सभी प्रोडक्ट्स के भी एक एक इक्विवेलेंट ही बनेंगे। जैसे कि हमने रिएक्शन ली A+B से हमारा बना प्रोडक्ट C, इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका भी क्या बनेगा, एक इक्विवेलेंट ही बनेगा। इसके अनइक्विवेलेंट अगर यूज होंगे तो इसके भी अनइक्विवेलेंट ही यूज होंगे और इसके भी क्या बनेंगे, अनइक्विवेलेंट ही बनेंगे। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस हम कैसे अप्लाई करेंगे, अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन फॉर्म में हम एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करेंगे, एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करेंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो जो हमने इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, जो सब्सटेंस डाल रखा है, उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। क्या है, इफ वी पास वन इक्विवेलेंट चार्ज इन मोल्टन और aqueous solution of any electrolyte, then weight deposit is equal to equivalent weight, or you can say that one equivalent weight of substance is deposited by passing one equivalent charge in solution of any electrolyte। वन इक्विवेलेंट चार्ज अगर पास करोगे तो वन इक्विवेलेंट वेट ही डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोलाइट का। अब वन इक्विवेलेंट चार्ज कितना चार्ज होता है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में क्या होगा, वन इक्विवेलेंट चार्ज, if one equivalent charge is passed in solution of any electrolyte, then weight deposit is equal to one equivalent। अगर एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करोगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर तो उस इलेक्ट्रोलाइट का वन इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा। अब एक इक्विवेलेंट चार्ज क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। वन इक्विवेलेंट चार्ज क्या होता है, वन इक्विवेलेंट चार्ज ऑन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही वन इक्विवेलेंट चार्ज होगा। इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन वन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन।
एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही वन इक्विवेलेंट चार्ज कहलाएगा। अब इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट और मोल के बीच में, किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट और मोल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्या होती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ई क्या है कैपिटल ई, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल को किससे लिखते हैं हम, स्मॉल n से। ये रिलेशनशिप है, किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट और मोल के बीच में ये रिलेशनशिप होती है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में रिलेशनशिप लगाएं, सो इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिलेशनशिप लगा देते हैं हम। इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, चार्ज। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम -1 चार्ज लेते हैं तो वैलेंसी फैक्टर चार्ज के इक्वल ही होता है, तो इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 1। तो इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के मोल होंगे। अगर x इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन है तो x मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमें क्या करना है, ये इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लेने, 1, क्योंकि एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्या कहलाता है, 1 इक्विवेलेंट चार्ज कहलाता है। तो कितने इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करूं मैं यहाँ पर, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दूं। तो अगर इक्विवेलेंट 1 है इलेक्ट्रॉन का तो मोल भी इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1। तो हम ये भी कह सकते हैं जो 1 इक्विवेलेंट चार्ज है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ये कह सकते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, क्योंकि 1 मोल और 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन एक ही बात है, उसको क्या कहते हैं हम, 1 इक्विवेलेंट चार्ज। अब हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे आ जाते हैं वापस। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक इक्विवेलेंट चार्ज पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर, तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, जो वेट जो प्रोड्यूस होगा, वेट जो डिपॉजिट होगा, वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो अब जो एक इक्विवेलेंट चार्ज है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर आप कोई भी ऑक्सीडेशन हाफ या रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिख रहे हो और उसमें अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इन्वॉल्व का मतलब क्या, अगर रिडक्शन हो रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको ये दिखाई दे जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, इसका मतलब वहां पर जो वेट जो डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट का मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 इक्विवेलेंट चार्ज, and if you pass the 1 equivalent charge then weight of substance deposit is equal to equivalent weight और 1 equivalent weight। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। यहाँ से ये बात समझे। जैसे एग्जांपल देखो तुम, यहाँ पर अगर हमने NaCl डाल रखा है, हम NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव आयन कैथोड के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन लेके 1 सोडियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन लेके 1 सोडियम एटम में कन्वर्ट हो रहा है। अब मैं ऐसे भी बोल दूं कि 1 मोल सोडियम आयन, मोल का मोल के साथ रिलेशनशिप लगा सकते हैं ना, 1 मोल सोडियम आयन टेक ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल सोडियम मेटल। 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल सोडियम मेटल प्रोड्यूस करेंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई यहाँ पर, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वही क्या होगा, 1 इक्विवेलेंट चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज या 1 इक्विवेलेंट चार्ज, 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही क्या, 1 इक्विवेलेंट चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में कितना चार्ज इन्वॉल्व हो रहा है,
1 मोल सोडियम को प्रोड्यूस करने के लिए कितना चार्ज देना पड़ रहा है? एक इक्विवेलेंट चार्ज, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उतना देना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर ये जो सोडियम का जो वेट डिपॉजिट होगा, इसका मतलब ये इसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो फिर तो क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होंगे, यानी कि 1 इक्विवेलेंट चार्ज इन्वॉल्व होगा, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट तुम निकाल भी सकते हो। अगर मैं 1 मोल सोडियम का मास निकालूं तो 1 मोल सोडियम का मास कितना हो जाएगा? इसके एटॉमिक मास के बराबर 23 ग्राम। 1 मोल जो एलिमेंट होता है उसका मास कितना होता है? एटॉमिक मास 23 ग्राम। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वेट निकालूं तो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट निकालना हो किसी भी एलिमेंट का तो कैसे निकालते हो तुम? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सोडियम का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1। जो चार्ज होता है किसी भी आयन के ऊपर वही वैलेंसी फैक्टर होता है। या यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर देखो, 1 मोल सब्सटेंस प्रोड्यूस करने के लिए या 1 एटम प्रोड्यूस करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए वो उसका वैलेंसी फैक्टर है। 1 सोडियम एटम बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ तो सोडियम का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा सोडियम का? 23/1, यानी कि 23 ग्राम। वापस आ जाओ, वापस उसी बात पे आ गए ना। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब हम कितना चार्ज दे रहे हैं? 1 इक्विवेलेंट चार्ज। और अगर 1 इक्विवेलेंट चार्ज देंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। यहाँ से देखो, अब तुम यूनिटरी मेथड है, सिर्फ किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, इसको समझ जाओ, सब समझ में आ जाएगा। 1 मोल सोडियम मेटल प्रोड्यूस करने के लिए हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन देना पड़ा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल सोडियम मेटल बन रही है, यानी कि 23 ग्राम सोडियम मेटल बन रही है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1 इक्विवेलेंट चार्ज है। और ये जो 23 ग्राम है ये सोडियम का एटॉमिक वेट भी है, और यही क्योंकि वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 है तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी यही है। तो देखो, जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो यानी कि 1 इक्विवेलेंट चार्ज देना पड़ा, 1 इक्विवेलेंट चार्ज दिया, तो जो वेट डिपॉजिट हुआ सब्सटेंस, जो वेट डिपॉजिट हुआ वो इस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल आ गया। 1 इक्विवेलेंट चार्ज प्रोड्यूस किया हमने। 1 इक्विवेलेंट चार्ज क्यों? क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा? 1 इक्विवेलेंट चार्ज ही होगा। तो 1 इक्विवेलेंट चार्ज प्रोड्यूस किया तो जो वेट डिपॉजिट हुआ सोडियम का वो 23 ग्राम हो गया। और 23 ग्राम सोडियम का क्या है? इक्विवेलेंट वेट ही है। अब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाल लेते हैं कूलाम में। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कूलाम में चार्ज कितना होता है? एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.602 × 10⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना आ जाएगा? मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1.602 × 10⁻19 कूलम से। ये नंबर है, यूनिट लेस है, ये कूलम है। तो ये चार्ज जो आएगा इसकी अप्रोक्स वैल्यू आएगी 96500 कूलम। यानी कि जो 1 इक्विवेलेंट चार्ज है वो किसके इक्वल आ गया? 96500 कूलम के इक्वल आ गया। 1 इक्विवेलेंट चार्ज को ही 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बोल सकते हो। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 96500 कूलम होता है। और इसी को फैराडे ने 1 फैराडे का नाम भी दिया। 1 फैराडे, इसको लिखते हैं 1 फैराडे। वो छोटी यूनिट है फैराडे, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को 96500 कूलम चार्ज देंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। ये बात आपको याद रखनी है, सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे इसी से। 96500 कूलम जो चार्ज आया, 96500 कूलम चार्ज यानी 1 फैराडे जो चार्ज है वो 1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन 1 इक्विवेलेंट चार्ज के इक्वल है ना। और 1 इक्विवेलेंट चार्ज देते हैं तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग जो वेट डिपॉजिट होगा वो 1 इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा।
तो तुम्हें बस क्या देखना है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान। एक मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कितने चार्ज की जरूरत है? 96,500 कूलम्ब चार्ज की जरूरत है, यानी 1 फैराडे चार्ज की जरूरत है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 2 फैराडे या 2 × 96500 कूलम्ब चार्ज की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी। अगर 96500 कूलम्ब चार्ज हमने किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को दिया तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा? उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फिर से हम सोडियम वाले रिएक्शन पे आ जाते हैं। हमने क्या डाल रखा है? NaCl डाल रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, मोल्टन NaCl। और हमसे पूछ लेगा, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, इफ 96.5 एम्पियर करंट is passed 4,000 seconds in molten NaCl. If 96.5 ampere current is passed 4,000 seconds in molten NaCl solution, calculate mass or weight of sodium deposit at cathode। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अगर हमने मोल्टन NaCl इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डाल रखा है और उसको हम 96.5 एम्पियर करंट दे रहे हैं, 1000 सेकंड के लिए दे रहे हैं, तो कैथोड के ऊपर जो सोडियम डिपॉजिट होगा उसका वेट या उसका मास हमें निकालना है। अब हमें रिएक्शन का पता होना चाहिए कि कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी होगी। मोल्टन NaCl है तो यहाँ पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन ही है, तो कैथोड की तरफ कौन मूव करेगा? Na पॉजिटिव आयन। तो रिएक्शन क्या होगी? Na पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक Na पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक सोडियम एटम बनाएगा। मैं एटम का एटम के साथ या मोल का मोल के साथ रिलेशनशिप लगा दूं। 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल सोडियम मेटल बनाएंगे। 1 मोल सोडियम मेटल का मास कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है? 23। तो और सोडियम कितना डिपॉजिट हो रहा है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। 1 मोल सोडियम मेटल बनाने में 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96500 कूलम्ब चार्ज नहीं होता। इसका मतलब अगर 96500 कूलम्ब चार्ज अगर दे दिया जाए मोल्टन NaCl को, तो जो सोडियम डिपॉजिट होगा वो 1 मोल होगा ना। 1 मोल सोडियम का मतलब कितना? 23 ग्राम। 23 ग्राम सोडियम डिपॉजिट होगा। तो 96500 कूलम्ब चार्ज हमने कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई है तो कितना चार्ज देना पड़ेगा? 96,500 कूलम्ब चार्ज। तो 96,500 कूलम्ब में अगर चार्ज दे रहे हैं तो जो सोडियम डिपॉजिट होगा वो 1 मोल का मास कितना आ जाएगा? एटॉमिक मास 23 ग्राम। और 23 ग्राम ही सोडियम का इक्विवेलेंट मास भी है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और सोडियम का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1। अब वैलेंसी फैक्टर तुम कैसे निकालोगे? 1 मोल सब्सटेंस डिपॉजिट होते दौरान जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे किसी भी प्रोसेस में, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो 1 मोल सोडियम डिपॉजिट होते दौरान देखो 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। वैसे भी चार्ज से भी देख सकते हो तुम, चार्ज के इक्वल ही होता है वैलेंसी फैक्टर। हम सोडियम आयन Na पॉजिटिव लिखते हैं तो सोडियम का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1। तो इक्विवेलेंट वेट सोडियम का कितना आ जाएगा? एटॉमिक वेट है 23 और वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो 23 ग्राम ही डिपॉजिट होगा। और यही लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंसी रिजल्ट निकाला था। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को अगर 96,500 कूलम्ब चार्ज दोगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। तो 23 ग्राम वेट डिपॉजिट और 23 ग्राम ही सोडियम का क्या है? इक्विवेलेंट वेट। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसने कहा कि 96.5 एम्पियर करंट दिया इसने और 1000 सेकंड के लिए दिया है, तो कैथोड के ऊपर सोडियम का जो वेट डिपॉजिट होगा वो निकालना है। अब क्या होता है?
आई इंटू टी होता है। आई की वैल्यू है 96.5 एम्पियर और टाइम कितना है 1000 सेकंड में। ये सेकंड में होना चाहिए टाइम। अगर ये मिनट या हाउस में दिया है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट या हाउस में नहीं पुट करोगे, कूलाम में लाने के लिए, चार्ज को कूलाम में लाने के लिए। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 96500 कूलाम चार्ज ही आ जाएगा। इसका मतलब कितना चार्ज दे रखा है 96500 कूलाम चार्ज ही दे रखा है। और 96500 कूलाम जो चार्ज होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी कि वो एक इक्विवेलेंट चार्ज होता है। और एक इक्विवेलेंट चार्ज अगर दोगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। अब अगर तुम्हें पता है कि सोडियम का इक्विवेलेंट 23 है तो झट से कुछ बिना कुछ करे ही आंसर आ जाएगा। 96,500 कूलाम चार्ज का मतलब देते ही कितना चार्ज कितना मास प्रोड्यूस होगा इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। तो जिस बच्चे को पता है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है सोडियम का वो एटॉमिक वेट के इक्वल ही होता है, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या है 1, तो 23 ग्राम बिना कुछ किए आंसर आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हमसे ये करता कि इफ 96.5 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1000 सेकंड इन मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, अब की बार CaCl2 ले लो, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड डाल रखा है, तो बताओ जो कैल्शियम डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर, जो कैल्शियम डिपॉजिट होगा Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होगा। इसका मतलब मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड को जब तुम आयंस में तोड़ोगे तो Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो रिएक्शन जो होगी, अब ये चार्ज कितना है, ये तो 96500 कूलाम चार्ज ही है ना, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम सेल को कितना चार्ज दे रहे हैं 96500 कूलाम चार्ज, और 96500 कूलाम चार्ज अगर दे दिया इसका मतलब वहां पर जो वेट डिपॉजिट होगा वो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। वेट सब्सटेंस कौन है यहाँ कैल्शियम, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कैसे आ जाएगा एटॉमिक वेट अपॉन इट्स वैलेंसी। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है Ca2 पॉजिटिव लिखते हो तो जो चार्ज है वही क्या होता है वैलेंसी। तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट तुम निकाल सकते हो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना है 40 और वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, तो इक्विवेलेंट कितना होगा 20 ग्राम। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें इक्विवेलेंट वेट का पता है तो तुम्हें यह पता है कि 96500 कूलाम चार्ज दिया जा रहा है, और 96500 कूलाम चार्ज देंगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, तो 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा। यहां से अगर नहीं निकाल रहे तो इसको इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो तुम। इक्वेशन लिख लो, रिएक्शन इक्वेशन कौन सी बनेगी Ca2 पॉजिटिव आयन है, एक कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक कैल्शियम एटम में कन्वर्ट होगा। एक कैल्शियम आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके एक कैल्शियम एटम बनाएगा। 1 मोल कैल्शियम आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेके 1 मोल कैल्शियम बनाएगा। मोल का मोल के साथ मोल पे चलते हैं हम। 1 मोल कैल्शियम आयन टेक ऑफ 2 मोल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल कैल्शियम मेटल, and mass of 1 mole calcium metal is equal to its atomic mass. Atomic mass of calcium is 40 ग्राम। So 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना चार्ज देना पड़ेगा 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 96500 कूलाम, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या हो जाएगा 2 × 96500 कूलाम। इसका मतलब अगर 2 × 96500 कूलाम या 2 फैराडे चार्ज दोगे मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड को, तो कैल्शियम का जो वेट डिपॉजिट होगा वो 1 मोल का मतलब क्या होगा 40 ग्राम डिपॉजिट होगा। इस प्रोसेस से देखो 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट करवाने में 2 मोल इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हो रही है ना। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा 2 × 96500 कूलाम या 2 फैराडे, तो 2 × 96500 कूलाम या 2 फैराडे अगर चार्ज दोगे तो जो कैल्शियम डिपॉजिट होगा वो 1 मोल यानी कि 40 ग्राम डिपॉजिट होगा। बट क्वेश्चन में हमने कितना दे रखा है चार्ज 96.5 एम्पियर और 1000 सेकंड के लिए, यानी कि कितना चार्ज दे रखा है इसको 96500 कूलाम चार्ज दे रखा है। तो 2 × 96500 कूलाम चार्ज दे रखा है तो वेट डिपॉजिट हो रहा है 40 ग्राम। अगर 96500 कूलाम चार्ज दोगे तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो कितना हो जाएगा 20 ग्राम, और 20 ग्राम ही कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट भी है। यूनिटरी मेथड से सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो रहे हैं फैराडे के, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ हाफ इक्वेशन जो लिख रहे हो तुम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो नेट इन्वॉल्वमेंट है वो अच्छे से आना चाहिए तुम लोगों को। अब मैं तुम लोगों से कैल्शियम का बैलेंसिंग फैक्टर पूछूं तो 1 मोल कैल्शियम में बनाते दौरान कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट हुई, 1 में कितने की, 2 की, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा 2। तो इक्विवेलेंट की वेट क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट अपॉन बैलेंसिंग फैक्टर। एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना है 40, बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 2, कितना आ जाएगा 20। 9500 कूलम चार्ज दिया है तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही वेट डिपॉजिट होगा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से, और ये यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हो। अब हमारा जो फॉर्मूला आया था ये इस पे आ जाते हैं वापस, और इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं क्या, कि अगर हम क्या की वैल्यू कितनी दे दें, एक इक्विवेलेंट चार्ज दे दें, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि अगर 9500 कूलम चार्ज दे दें किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। इस बात पे इस फॉर्मूले को हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारे पास है W, सो Z इंटू क्याऊ। अगर क्याऊ की वैल्यू हम 96500 कूलम पुट कर दें, 9500 कूलम पुट दे दें, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल होगा, इक्विवेलेंट वेट। अब यहाँ पर ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट या मास, ठीक है। तो W की जगह मैं क्या क्या पुट कर दूंगी, इक्विवेलेंट मास। क्यों पुट कर दोगे इक्विवेलेंट मास, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि अगर एक इक्विवेलेंट चार्ज दोगे तो एक इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट होगा, और एक इक्विवेलेंट चार्ज, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना निकाला 96500 कूलम। तो अगर 9500 कूलम चार्ज दोगे, क्या होगी वैल्यू 9500 कूलम रखोगे, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। ये दोनों इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या आ गया, Z इंटू 96500 कूलम। Z की वैल्यू आ गई E अपॉन 96500 कूलम। Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, कांस्टेंट है, फैराडे में हमने लगाया था ये। तो देखो ये क्या हो गई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन 96500 कूलम, यानी कि, और इक्विवेलेंट वेट अलग अलग सब्सटेंस का क्या आएगा, अलग अलग आएगा। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट 23 है, कैल्शियम का इक्विवेलेंट 20 है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट 9 है। तो अलग अलग सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास या वेट अलग अलग आएगा, तो Z की वैल्यू भी अलग अलग सब्सटेंस के लिए क्या रहेगी, अलग अलग। मतलब ये कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। अब हमारे पास Z की वैल्यू आ गई E अपॉन 96500 कूलम। इसकी इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें, Z की इस वैल्यू को, तो हमारे पास W इक्वल टू क्या आ जाएगा, E अपॉन 96500 इंटू क्याऊ। जो भी तुम्हें चार्ज दिया जाएगा वो तुम यहाँ पर पुट कर दोगे। अगर तुम्हें सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट निकालना आता है तो तुम वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके। क्याऊ को ही हम क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मूले को हम E अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी भी पुट कर सकते हैं। आई एम्पियर में रहेगा और टी किस में रहेगा, सेकंड में। टीवी को सेकंड में, टाइम को सेकंड में ही रखना है कूलम में लाने के लिए। तो अगर तुम्हें एम्पियर और टाइम दे रखा है, करंट दे रखा है एम्पियर में और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो तुम यहाँ पर पुट कर दो। इक्विवेलेंट वेट तुम्हें पता है तो वेट ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ये रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर क्या हो तुम कितना दे दो, 96500 दे दो, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल नहीं आ जाएगा। अगर क्या की वैल्यू तुम कितनी पुट कर दोगे, 96500 कूलम, जो कि एक इक्विवेलेंट चार्ज है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर ये पुट कर दोगे तो वेट जो डिपॉजिट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के। यानी कि 9600 कूलम चार्ज अगर दे रहे हैं, यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जो वेट डिपॉजिट होगा वो सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा। ये जो फॉर्मूला है, ये जो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, ये क्याऊ के फॉर्म में और ये आई इंटू टी की फॉर्म में। यहाँ से अगर तुम इक्विवेलेंट वेट तुम्हें पता है, ये तुम्हें दे दिया जाएगा, तो तुम वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले का यूज करके तो हम वेट निकाल लेंगे। अगर हमें चार्ज दिया है या करंट और टाइम दिया है तो वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट पता है तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर।
और मॉलिक्यूल का कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अब मोल, अगर मोल निकालने हो हमें तो मोल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इस फॉर्मूले को, मोल निकालने हो डायरेक्ट तो इस फॉर्मूले को मोल की टर्म में ले आते हैं। अब मैं इस इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकती हूँ, इक्विवेलेंट वेट को मैं लिख सकती हूँ मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, अगर कंपाउंड है तो मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर और एलिमेंट है तो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो ई की जगह मैं क्या पुट कर देती हूँ, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500 इंटू आई इंटू टी। मैंने ई की वैल्यू पुट कर दी, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर या मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इस ए को मैं इस साइड ले आती हूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, W अपॉन एटॉमिक मास, ये क्या आ गया, इंटू इज इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96500। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास क्या होता है, एलिमेंट का मोल होते हैं। किसी भी एलिमेंट के अगर मोल निकालने हो तो गिवन मास को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हो और कंपाउंड हो तो मोलर मास से। तो ये मोल आ गए ना एलिमेंट के मोल, तो मोल की टर्म में बन गया ये फॉर्मूला हमारे पास। तो मोल क्या आ गए, मोल किसी भी एलिमेंट के अगर मोल निकालने हैं तो वो क्या हो गया, आई इंटू टी अपॉन 96500 गुलाम मोल निकलाएंगे सीधे इससे। मैं बार बार तुम्हें बता रही हूँ इन फॉर्मूलाज की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, हम सीधा यूनिटरी मेथड से सारे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। बस हमें हाफ इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है वो अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। और एक ही बात तुम याद रखो, अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है इसका मतलब चार्ज कितना, 96,500 कूलम चार्ज की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो कितना वेट डिपॉजिट होगा इक्विवेलेंट वेट के इक्वल। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले थे। अब कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे हम फैराडे के।